उसका नाम भी बड़ा खूबसूरत है और उसका नाम है महानूर बलोच। नासिर अदीब साहब, इल्मुल आदात के मुताबिक आपने क्या एक नक्शा खींचा है महानूर बलोच का? उसको मीडिया इंडस्ट्री ने द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड एजलेस पर्सनैलिटी का खिताब दिया। देखा औरतों ने तो वो देखती रह गई और वो सेब जो काट रही थी, सेब तो हाथ से गिर गया और उंगलियां आ गई और उंगलियां काट ली। अब निकला ये कि ये चूजी बहुत है। महानूर बलोच ने हॉलीवुड की फिल्म में भी काम किया। मेरे बस में और मैं कोई ड्रामा लिखूं तो मैं सब बस ठीक है सर। आप उसको देख के जो आपके तसरात आते हैं, आज की महानूर बलोच को देख लें तो फिर भी वही आते हैं। जिस दौर में मैं 60,000 रुपए एक कहानी के लेता था, उस दौर में एक रात में 14 लाख रुपया का नुकसान हुआ मुझे। हमारी हीरोइन थी नाजली, उसके इश्क में नन्ना मुब्तला थे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, और उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा, तो आगे से उसने कहा कि कहते सारे मरता कोई नहीं। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ नेशनल क्रश महानूर बलोच की। महानूर बलोच की इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई, महानूर बलोच की खूबसूरती का राज जेनेटिकली था या कोई सर्जरीज भी करवाई, महानूर बलोच ने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को खैराबाद क्यों कह दिया, और महानूर बलोच को कितने अवार्ड्स मिले, ये तमाम बातें जानने के लिए नासिर अदीब साहब के साथ ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। हम बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप तमाम लोगों के लिए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बायोग्राफीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इस पे बहुत मेहनत लगती है। तो अगर मैं आपकी जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट शामिल कर रहा हूं और आप पसंद कर रहे हैं तो हमारे सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नासिर अदीब साहब, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे और हमारे चाहने वाले, देखने वाले और जितने भी नाजरीन हैं वो भी फुल खैरियत से होंगे। मैं कहता हूँ अल्लाह करे जैसे आप कह रहे हैं ऐसे ही हो। बहरहाल मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और साफ ज़ाहिर है जब अपने सामीन के लिए हम दुआ करते हैं और नाजरीन के लिए, तो किसी के लिए जब कोई दुआ करता है अल्लाह कबूल करता है। क्या बात है। नासिर साहब, आज जिस पर्सनैलिटी के बारे में हम बताने जा रहे हैं ना, वो ना एक नेशनल क्रश भी हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं और आपको भी पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो आपकी उम्र से लेकर और छोटे बच्चों तक, मतलब आपकी उम्र है 18.5 साल से लेकर नीचे तक, मतलब जहाँ पर आप बच्चों तक आ बड़े ठीक मौके पर क्वेश्चन कर रहे उनकी वो क्रश हैं और नेशनल क्रश भी है पाकिस्तान की, और आज तक माशाल्लाह एज यंग एज ब्यूटीफुल वो लगती हैं स्क्रीन पर। अभी भी कुछ टॉक शोज पे, मतलब रिसेंटली भी उन्होंने अपनी अपीयरेंस दी है, लेकिन वो वैसी की वैसी हैं जैसे वो 30 साल पहले थी। मैं कहता हूँ क्या बात है। आज किसकी बात करने जा रहे हैं, अब आप बता दें। जब आपने इतना कुछ बता दिया तो नहीं, आप ये भी बता दें कि किसकी बात कर। मैं तो असल में जब आपने ये मसला किया कि वो आज भी ऐसी हैं, तो मैं समझा शायद आज आप ये कह रहे हैं कि आप अपने प्रोग्राम कर दें या मेरे बारे में आप कह रहे हैं। अच्छा, मुझे तो आपने किसी और के बारे में कहा, मेरा तो दिल ही तोड़ दिया आप लोगों ने। अच्छा, आपको लगा कि मैं आपके बारे में कह रहा हूँ जी, कि आप मतलब ऐसे हैं आज भी। क्योंकि यंगरी तो मेरे साथ पैदा हुई है और मेरे साथ ही जाएगी, अल्लाह खैर करे। तो अल्लाह आपकी जिंदगी करे। वो यंगरी जो है वो मेरी इंटरनेशनल हो गई अब। अच्छा। और मैं बच्चों से लेकर 18.5 साल तक के हर किस्म की नस्ल का महबूब आज़म हूँ। महबूब आज़म, वज़ीर आज़म, महबूब आज़म, क्या बात है नासिर साहब। तो खैर, लेकिन अब आपने मुझे मजबूर कर दिया, तो मैं तलाश करता हूँ कि वो लड़की कौन सी है। जी बता दें। आपने ये बुझारत डाल दी ना मेरे ऊपर। जी जी। देखें, हिंदुस्तान में एक लड़की है जिसका नाम है डिम्पल कपाड़िया। ठीक है। और डिम्पल कपाड़िया वो लड़की है कि जो आज भी अपनी बेटी से ज़्यादा फिट और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा चार्म। ठीक है। तो हिंदुस्तान में तो वो लड़की है, और पाकिस्तान में जो मैं नज़र डालता हूँ तो एक लड़की है जिसके साथ मैंने ना काम किया है ना मेरी उससे मुलाकात है, लेकिन वो उसको जब देखा तो ऐसे लगा जैसे बहुत अरसे से देख रहा हूँ। अच्छा। बहुत अरसे से जानता हूँ। फिर उनके बारे में मैंने सर्च किया और फिर नेट से, गूगल से, जहाँ जहाँ से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिल सकती थी वो मैंने कलेक्ट की और पूरा उसका एक नक्शा खींचा। तो हर मसले का हल मेरे सामने आ गया, लेकिन एक मसले का हल मेरे सामने नहीं आया। वो क्या मसला है सर? कि वो लड़की जो जुलाई 1970 में पैदा हुई, हाँ, 15 साल की उम्र में, 16वें साल में थी, वो शादी हो गई 1986 में। तो हमीद सदीकी साहब बड़े खुशकिस्मत इंसान थे कि इनसे शादी होगी। बिल्कुल। और हैरत इस बात की है कि लड़कियां शोबज में
मॉडलिंग में शादी से पहले ही आती हैं, हाँ जी, अपनी जवानी के उरूज के दौर में या सही कह- नौजवानी के उरूज के सही दौर कह में, रहे हैं। और वो नहीं चाहती कि हम जब जाएं तो शोबज में तो हमारे साथ कोई मर्द किसी का नाम जुड़ा हो, ठीक है क्योंकि ये माइनस पॉइंट होता है शोबज में। जी, कम से फिल्म इंडस्ट्री में तो माइनस पॉइंट होता है, ड्रामा इंडस्ट्री का मुझे नहीं पता। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में हम उस लड़की को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ज़्यादा वेलकम करते हैं जो सिंगल होती है। ठीक है, और हालांकि वो लड़की को ये नहीं कि हमारे नाम लग जानी होती है, लेकिन मैं आपको इंसान की फितरत बता रहा हूँ, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से मर्द की फितरत बता रहा हूँ कि हर लड़की, हर मर्द चांस पे रहता है। उसे ये भी पता होता है कि ये मुझे नहीं मिलेगी, ठीक उसे ये भी पता होता है कि मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ, इसके बावजूद अपने चांस पे रहता है। ठीक है और उसकी मिसाल यही है कि जब फिल्म में लोग लड़के फिल्में देखने जाते हैं, जी, आप आज की तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दौर में हमारी इंडस्ट्री का रूट था, जिस दौर में ओनली इंडस्ट्री जो थी वो वाहिद तफरी थी, तो आप यकीन करें कि मैंने अक्सर लड़कों की जेब में, पर्स में, हाथों में, उनके बेडरूम में मैंने हीरोइंस की तस्वीरें देखी। जी जी, और और फैंस और चाहने हाँ वाले जी, लगाते हैं। वैसे भी शोबज में आई हुई लड़की और लड़का जो भी होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हाँ, वो होते हैं। क्रश कह लें उनको, मोहब्बत तो करते हैं वो उनसे। जो क्रश था वो आज तक जारी है। लिहाजा ये जो लड़की है, आपको जैसे मैंने बताया कि पहली लड़की है जो मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक, मेरे इल्मी रिकॉर्ड के मुताबिक, कि जो शादी के बाद मॉडलिंग में आई। अच्छा, और फिल्म इंडस्ट्री में और आई, फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री में भी आई, शोबज में भी आई। हम्म। वरना हर लड़की ने क्या किया कि वो नौजवानी में, जवानी में अपना आई, और अगर उसने शादी की हुई थी हाँ जी, तो उसने ओपन नहीं की। किसी को नहीं पता। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी हीरोइंस हैं जो हमारी इंडस्ट्री में आई तो उनके बच्चे भी थे, उनकी शादी भी थी। अच्छा, हमें उस वक्त पता चला जब उन्होंने दूसरी या तीसरी शादी की। ठीक है, तो इसने पहले शादी की। अब ये नहीं पता कि इसने शादी पसंद से की हाँ, या अपने वालिदैन की प्रेशर से की। उसकी वजह ये है कि ये अमेरिका में पढ़ी, वहाँ जवान हुई और कैनेडियन पासपोर्ट भी उसके पास है। आप यूँ समझ लें कि ये मगरब की परवान चढ़ने वाली लड़की है। ठीक है। तो सर, नाम क्या है? नाम तो बताया ही नहीं अभी तक आपने। हाय, नाम बता दूं? बता दें सर। वो उसका नाम भी बड़ा खूबसूरत है और उसका नाम है महानूर बलोच। अच्छा, एक बनता है और एक ही होता है। हाँ माह के 3 लफ्ज है, जी, नूर के 3 हर्फ है, बिल्कुल, ठीक है, और बलोच के 4 हैं। 6 और 4 कितने होते हैं? 10। आप इल्मुल आदात पर यकीन नहीं रखते, मैं रखता हूँ। ठीक है, कि अदद बड़ा काउंट करता है और अदद ऐसे ही नहीं बनते। अच्छा, जैसे आप देखें कि अल्लाह ताला को 3 का हर वो हिस्सा पसंद है जो तकसीम ना होता। ठीक है, ये 3 हो गया, 7 हो 3 गया, हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 9 हो गया। उसकी एक वजह यह है कि इसमें भी एक राज है अल्लाह के हिस्सों को पसंद करना, कि वो वाहिद है तो वो तकसीम नहीं होता। मैं समझ गया, तो वो हिंसे भी वही पसंद करता है। ठीक है, तो एक भी तकसीम नहीं होता, ये 10 का। तो इल्मुल आदात का चूँकि झूठा या एक मैं तालिब इल्म हूँ, अच्छा, मतलब कुछ पढ़ा है, लेकिन इतना ही पढ़ा है कि मुझे इंटरेस्ट हो गया कि अदद बड़ी हैसियत रखता है। इल्मुल आदात, इल्मुल आदात। अच्छा नासिर अदीब साहब, इल्मुल आदात के मुताबिक आपने क्या एक नक्शा खींचा है महानूर बलोच का? महानूर बलोच का नक्शा खींचने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी मैं महानूर बलोच पर ही बात कर रहा हूँ, आप मुझे कोई बात तो करने दें। आप बीच में, अच्छा आप चाहते हैं मैं महानूर बलोच का जिक्र करता रहूं? सर नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि आप बात करें, लेकिन मेरा एक नहीं, सवाल मैं भी था। चाहता हूँ कि मैं उसी का जिक्र करता रहूं। इसकी वजह यह है कि वो इतनी हसीन है और इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, कि उसको मीडिया इंडस्ट्री ने द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड एजलेस पर्सनैलिटी का खिताब दिया। नहीं वो तो है ना, इसमें नो डाउट। तो उसका जिक्र करना मेरे लिए भी फ़ख्र की बात है, क्योंकि यही टाइटल मेरे पास भी है। जी, फ़र्क यह है कि उनको मीडिया ने दिया, मैंने अपने आप को खुद दे लिया। क्या बात है, क्या बात है। जियो नासिर साहब, यही आपकी प्यारी प्यारी बातें जो हैं हमारी ऑडियंस और नाजरीन पसंद भी करते हैं, और वो इतनी मोहब्बत करते हैं आपकी इस तरह की यंगरी वाली बातों से। और जो आप ये बीच में कह देते हैं ना कि मैं अभी भी एज यंग हूँ, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी भी कायमो दायम है, और अल्लाह आपको कायमो दायम इसी तरह लेके चलता रहे, और हमारा ये प्रोग्राम भी इसी तरह इंशाल्लाह ये बुलंदियों पर जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो
वो जैसे मैं कह रहा था कि कनाडा में पैदा होना और कैनेडियन नेशनल भी होना, अमेरिकन नेशनल भी होना और वहीं परवरिश पाना और वहीं पढ़ना और 15 साल की उम्र में शादी, ये मतलब एक मुम्मा है। ठीक है। इस मुम्मे को मैंने हल करने की बहुत कोशिश की। फिर कुछ निकला? फिर मैंने शाहिद सदीकी साहब का वो फ़ोटो भी देखा, तो माशाल्लाह वो भी खूबसूरत है। मतलब है मैंने बहुत कम जोड़े ऐसे देखे जो साथ साथ हों तो अच्छे लगते हैं, वरना एक बहुत अच्छा होता है, कैमी होता है। तो शाहिद सदीकी साहब भी माशाल्लाह हसीन आदमी है और महानूर बलोच की तो खैर बात ही क्या है। बिल्कुल। तो 15 साल की उम्र में शादी की समझ नहीं आई, शोबज में आने की समझ आ गई। उसकी वजह यह है कि वो इतनी खूबसूरत, इतनी अट्रैक्टिव लड़की है कि मैंने देखा है इसमें, मुझे ये नहीं मिला कि उसका डेब्यू किसने किया मॉडलिंग में। ठीक है। लेकिन मेरा ईमान है कि उसने अपनी मर्जी से नहीं किया। अच्छा। इस बात पर मैं हल्फ भी उठा सकता हूँ। ना करे सर। हाँ सही बात कर रहा हूँ। उसका ये शौक़ नहीं था। अगर उसका शौक़ होता, आप बिलीव करें, वो 16 साल की उम्र में आ जाती उस, क्योंकि वहाँ को कैद तो नहीं थी जिस माशरे में वो पड़ी, ना कोई उसको रोकने वाला ना टोकने वाला। तो असल में हुआ यह है कि वो शादी के बाद लोगों ने उसको देखा, कुछ महफिल में देखा, कुछ शादी में शिरकत की होगी उन्होंने देखा, कुछ इधर उधर देखा। तो वो फिर जिसने देखा उसने फिर यही कहा होगा कि यार आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी अट्रैक्टिव हैं, तुम्हें फिल्म में आना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मॉडलिंग करनी चाहिए, मॉडलिंग करनी चाहिए, में आना चाहिए। तो फिर कोई ऐसा उठा होगा जिसने उसे कहा होगा कि आप मॉडलिंग करें। तो उसने मॉडलिंग शुरू कर दी 1988 में, शादी के 2 साल बाद। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि शादी के 2 साल के दौरान उसके यहाँ बच्चा भी हो गया होगा, कि उसकी एक ही बेटी है जिसका नाम लैला है जी, वो भी शायद हो गई होगी। तो इसको फिर जब वो मॉडलिंग उसने की, उसके बाद ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री दोनों ही उसके पीछे पड़ गए। अच्छा। अब होता ये है ना कि हम सर्च करते हैं, कोई चेहरा इधर से मिले उधर से मिले, और फिर उसका हम ऑडिशन लेते हैं, फिर उसका फोटो शूट लेते हैं, फिर उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद फिर हम बड़े नखरे करते हैं, और फिर पूरे प्रोटोकॉल के साथ फिर उसके हम कहते हैं अच्छा जी ठीक है, या कहते हैं नहीं ठीक है। ये वो लड़की थी कि ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में ना फोटो शूट मांगा, ना उससे इंटरव्यू मांगा, न कुछ मांगा, एक ही चीज़ मांगी, यार ये लड़की हमारे पास आ जाए, हम इसको कास्ट कर लें, फिल्म में भी और ड्रामे में। इतनी डिमांड थी महानूर बलोच, क्योंकि उस वो अट्रैक्टिव इतनी थी कि आपको पता है शोबज में तो अट्रैक्टिव चेहरा चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो अट्रैक्टिव इतनी थी कि हर कोई उसके पीछे पड़ गया। ये किसी ने भी नहीं सोचा वो काम कितना अच्छा करती है, वो आर्टिस्ट कितनी अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। होते हैं लोग ऑडिशन भी मांगते हैं। सही कह रहे हैं। तो वो ये प्लस पॉइंट था महानूर बलोच का कि वो खूबसूरत थी। बिल्कुल। और ये आपको पता है अल्लाह ताला कहता है मैं सबसे, अल्लाह से ज़्यादा हसीन तो कोई चीज़ है नहीं। बेशक। और उसने फिर जो हुस्न बांटा, अब वहाँ से अल्लाह के हुस्न का अंदाज़ा हम नहीं कर सकते। बेशक। कि जो हमारी माँ थी हव्वा, उनके बारे में ये था कि अगर आसमान से झांक लें ज़मीन पर तो पूरी ज़मीन रोशन हो जाए उनके चेहरे के नूर से। ये उनका हुस्न था माशाल्लाह। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जब वो भी आपके सामने है, बिल्कुल। तो फिर अल्लाह के हुस्न के बारे में क्या सोचना। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या था ना कि औरतों ने बातें की कि खुद ही पाला अपने ग़ुलाम को, खुद ही जवान किया, और वक्त के हाकिम की बीवी और एक ग़ुलाम के पीछे पड़ गई, तो उसके ऊपर इल्ज़ामात बड़े लगे लोगों चे मगोइयाँ की। तो ख़ास तौर से औरतें बहुत बात करती थीं, तो जो मुखालफत करती थी वो भी सरदारों की बेटी थी, कोई वज़ीर की बेटी थी, कोई अमीर की बेटी थी, कोई इस तरह। तो उस जुलेखा ने क्या किया, उन सब की दावत कर ली। अच्छा। उसने कहा आज हमारे साथ खाना खाएं। ठीक है। आ गई और उनके सामने सेब और छुरी रख दी कि खाए, फ्रूट खाएं। अच्छा। तो फिर ग़ुलाम अपने से कहा यूसुफ को कि भाई सामने से गुजर जाओ। अच्छा। और वो सामने से गुजरे, और सामने से गुजरे तो वो फिल्म में जो होता है ना, इम्पॉर्टेंट शॉट होता है, वो हाई स्पीड में होता है। हाँ। वो हाई स्पीड में आ रहे थे, उन्होंने देखा औरतों ने, तो वो देखती रह गई, और वो सेब जो काट रही थी, सेब तो हाथ से गिर गया और उंगलियां आ गई और उंगलियां काट ली। ये ओरिजिनल वाक़या हिस्ट्री, ये हुस्न था उनका, ये हुस्न था माशाल्लाह। तो जन्नत में मैं अक्सर सोचता करता था कि यार जन्नत में तो मौत भी नहीं होगी। हाँ। हर जो चीज़ मांगोगे वो मिल जाएगी, जो ख्वाहिश करोगे वो मिल जाएगी, और औरतें भी होंगी, ये होगा वो होगा। तो वहाँ मज़ा क्या होगा जीने का? मतलब है अब हमें मज़ा इस दुनिया में तो इसलिए आता है कि अब ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हिट होगा, कोई दाद मिलेगी। हाँ। फिल्म लिखेंगे वो हिट होगी, दाद मिलेगी, या वो मैं गाड़ी ले लूँगा, फिर मैं वो यूँ कोठी बना, ख्वाहिशात जितनी जो वहाँ तो कुछ भी नहीं ऐसा, जो है सबको सामने है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिल गया तो इंटरेस्ट क्या होगा जन्नत में? हाँ। फिर मैंने कलाम पाक की तफसीर पढ़ी। अच्छा। तो तफसीर पढ़ने में वो फिर एक आयत पढ़ी ना मुझे,
तो उसमें ये था कि कुल नब्बे बहर मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ी नत्तकू इंदहुम जन्नतुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व हुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व रिदवानुम मिनल्लाह। अच्छा मैं रुक गया। अच्छा अब इस आयत का तर्जुमा ये है कि वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए अल्लाह ने जन्नतें रखी हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, बिल्कुल वहाँ उनकी खूबसूरत पाक बीवियाँ भी उनके पास होंगी बिल्कुल। और अल्लाह का दीदार होगा। उफ अल्लाह वो सुभान अल्लाह मुझे समझ आ गई। सुभान अल्लाह और वो जो हर जन्नती उसके दर्जे के मुताबिक होगा। होगा बिल्कुल। किसी को 7वें दिन, किसी को 8वें दिन, 8वें किसी को 9वें दिन, किसी को महीने बाद, किसी को 40 दिन बाद। अल्लाह हम सबको ये जो है तो ना मुझे समझ हमारी आ ख्वाहिशों गई। को पूरा करे और हमें हाँ, जन्नतुल फिरदौस मुझे में उस वक्त समझ जगह आई कि अता जन्नत फरमाए। में जीने की जो आगे ख्वाहिश होगी वो इंतज़ार होगा कि इंतजार अल्लाह होगा। का अल्लाह दीदार ताला कब का होगा। दीदार कब होगा। तो सुभान अल्लाह। अब उस हुस्न की बात कर रहा हूँ, वो जिस पर अल्लाह खुश होता है ना, ऐसे तो हर एक को तो हसीन नहीं ना करता। नहीं मानूर बलोच तो एक ही है ना पाकिस्तान। बिल्कुल। तो वो अल्लाह ने उसको हुस्न दिया, और जब हुस्न दिया तो हुस्न के पीछे तो पागल हो ही जाते हैं मर्द। वो फिर पागल हो गए, और फिर जनाब एक फिल्म में आफ्टर ऑल एक प्रोड्यूसर कामयाब हो गया। फिल्म थी, उसका नाम था मैं हूँ शाहिद आफरीदी। अच्छा पहले आते हैं कि इसने जो हाँ ड्रामे ड्रामे कौन कौन से किए मानूर बलोच सबसे ने? पहला ड्रामा जो इसने किया वो किया इसने मारवी, और वो उसकी डायरेक्शन की थी सुल्ताना सदीकी ने। ठीक है। मैं सुल्ताना सदीकी को सैल्यूट करता हूँ यहाँ आपके प्रोग्राम के ज़रिए। मैं उनको जानता भी नहीं, मिला भी नहीं, सिर्फ इस बात पर कि इस लड़की के लिए डेब्यू मारवी से ही होना चाहिए था। क्योंकि मारवी एक वो हसीन लड़की थी, आपको पता है, जिस पर वली वक़्त के जो थे वो आशिक हो गए थे। तो उन्होंने इसका हुस्न देखा तो उन्होंने इंतखाब किया कि एक ड्रामा बने जिसमें ये मारवी का रोल, मारवी का रोल करेंगे, और वो फिर क्लिक कर गया। बिल्कुल। उसके बाद फिर दूसरा ड्रामा आया दूसरा आसमान, फिर आया तलाफी, फिर आया लेडीज़ पार्क, फिर आया मेरा साईं, और फिर ये सारे ही ड्रामे जो थे साहब जी ये एक से एक बढ़कर था। और इसकी रेटिंग बहुत बढ़ गई, और उसमें ना डायरेक्टर का कमाल था ना राइटर का कमाल था, सिर्फ मानूर के हुस्न का कमाल था। क्या बात है। एक दफा मानूर बलोच के लिए भी तालियां होनी चाहिए जी। क्या बात है, हमारी इंडस्ट्री को इतना सर्व किया है माशाल्लाह। आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही हैं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लोग भी इस इंडस्ट्री को सर्व करके गए हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं दिल से। और मैं कहता हूं नासिर अदीब साहब भी उतने ही रिस्पेक्ट करते हैं जितने आर्टिस्ट की करनी चाहिए और जितने राइटर की करनी चाहिए, तमाम लोगों की। जी सर। इन ड्रामों के बाद फिर जो इंडस्ट्री थी वो पीछे पड़ी थी। अब इसने वो क्यों फिल्म नहीं की। अब मैं आपको एक नुक्ते की बात बताता हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की जिसको हाथों हाथ लेने की हर एक ने कोशिश की, साफ ज़ाहिर है कि उसको बेशुमार लोगों ने कहा होगा कि फिल्म में काम करे, उसने नहीं किया। फिर मैंने सर्च किया कि क्यों नहीं किया। फिर क्या निकला सर? अब निकला ये कि ये चूजी बहुत है। अच्छा। वो रोल सुनती थी जो रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो, हटके हो, क्योंकि सारी हीरोइन उनके सामने थी। वो ये नहीं चाहती थी कि जो सब ने किया वो मैं भी कर लूं। अच्छा। उसने कहा जो किसी ने नहीं किया मैं वो करूंगी। सही हो गया। फिर वो मैं हूँ शाहिद आफरीदी, हुमायूं सईद के साथ उसने फिल्म की। लीड रोल था। बिल्कुल। तो लीड रोल था, और उसमें जो नई बात थी शायद उन्होंने इसलिए की कि वो कहानी जो थी वो एक क्रिकेटर पर बनी थी। तो उन्होंने सोचा कि ये अच्छा है कि एक क्रिकेटर और मैं उसकी साथ लव करूं। ये बड़ी लाइफ के करीब है, आपको पता है हर क्रिकेटर की लवर्स लड़कियां होती हैं, ऐसी है, फैंस होती हैं। तो वो फैन बन गई, तो वो उसको अच्छा लगा। उसके बाद उसने फिर कोई फिल्म नहीं की। हालांकि ये 100% पक्की बात है कि उसको बेशुमार फिल्मों की ऑफर हुई होगी। मैं हूँ शायद आफरीदी बहुत अच्छी गई थी फिल्म, साहब उसके डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने भी कहा होगा, लेकिन उसने नहीं की, उसको रोल पसंद नहीं आया। जिसका मैं यहाँ से नतीजा निकाला कि जब 2019 में उसमें इंडस्ट्री को खैरबाद कहा जी, तो इन अल्फाज के साथ कहा कि अगर कोई मेरे लिए रोल लिखा गया जो मुझे पसंद हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी। जिसका मतलब ये था कि 2019 तक उसने जितने भी ड्रामे किए या जितनी भी फिल्मों में काम किया, उसने वाहिद लड़की है पाकिस्तान की हीरोइन जिसने हॉलीवुड की फिल्म में भी काम किया। मानूर बलोच ने हॉलीवुड की फिल्म में भी काम किया है। TORN। आपको चूंकि इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैंने स्पेलिंग बता दी कि ये फिल्म का नाम टॉर्न। हाँ जी, हाँ। तो उसमें उसने अदाकारी की जी। ये भी उसका आज़ाद है, लेकिन उसके बाद उसने फिल्म नहीं की कोई, और ड्रामे भी छोड़ दिए। ठीक है। वरना वो लड़की ऐसी है कि आज भी मैं मसलन अगर मेरे बस में और मैं कोई ड्रामा लिखूं तो मैं सबसे बस ठीक है सर,
नहीं जी, मैं पूरी बात अच्छा, करूंगा। पूरी बात कर लें जी। हाँ, आप यकीन करें, मैं वो खुश नसीब इंसान हूँ कि मैं जो ख्वाहिश करता हूँ मैं पा लेता हूँ, और ये किसी दिन राज की बात आपको बताऊंगा, ठीक है। और वो मैं पा नहीं लेता, अल्लाह ताला मुझे अता कर देता है। बड़ी बात, बड़ी तो बात यह है कि मैं ये अगर मैं मेरे बस में हो तो मैं ड्रामा लिखूँ तो सबसे पहले महानूर बलोच को बुलाऊँ। वाह। मैं ये इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि जब मेरी ये ख्वाहिश है, जिसकी उनके साथ काम भी नहीं किया जी, तो जिन्होंने काम किया उनकी कितनी ख्वाहिश होगी, तो उन्होंने कहा होगा। लेकिन मेरा अपना आइडिया ये है कि जितने उसने ड्रामे किए उसमें वो ड्रामे उस वक्त तक करती रही जब उसे रोल जो है ऐसा मिलता रहा जो किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सही, टिपिकल रोल्स में नहीं जब टिपिकल रोल आने शुरू हो गए तो उसने इंडस्ट्री छोड़ दी। उसकी वजह है कि आला ख़ानदान से उसका ताल्लुक, एलीट क्लास की वो लड़की है। वो कोई मतलब पैसा उसकी ज़रूरत नहीं थी, नहीं है मतलब कि वो पैसे के लिए रोटे। वो एक अपने शौक की खातर आई या किसी को कहने से आ गई, वो आ गई और छा गई और चली गई। और उसने ये कह दिया कि अगर कोई मेरे लिए रोल अच्छा होगा तो मैं ज़रूर करूँगी, और मैं उसका चैलेंज ऑन एयर कबूल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है जहाँ तक कि 2019 के बाद आज 2025 है जी, 6-7वां साल जा रहा है। मेरा इंडस्ट्री से सवाल ये है, ड्रामा इंडस्ट्री से, कि क्यों नहीं किसी राइटर ने ऐसा रोल लिखा। वो जो चैलेंज करके गई, ऑन रिकॉर्ड है कि उसने कहा कि अगर कोई अच्छा रोल मेरे लिए होगा तो मैं ज़रूर करूँगी, तो क्यों नहीं अच्छा रोल लिखा गया? क्या राइटरों के पास रोल नहीं थे? और ये जो हकीकत भी है, जो आजकल ड्रामे बन रहे हैं, जो जिस तरीके से वो हो रहा है, वो मुनाटस इतनी है कि नहीं करने को जी करता। लेकिन मैं इंशाल्लाह मैं ड्रामा लिखूँगा। अच्छा, बिल्कुल लिखूँगा। और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि महानूर बलोच से रब्ता कैसे हो सकता है, ठीक है। और फिर उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस ड्रामे में काम करने से अदाकारी के जौहर दिखाएं जी। नहीं, पहले मेरे करैक्टर को सुने, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप करें, वाह ना अच्छा लगे तो वैसे अगर आप, मैं आपसे सवाल करता हूँ एक, कि अगर आप महानूर बलोच के लिए कोई कैरेक्टर लिखते हैं या कोई ड्रामा बनाते हैं, राइट करते हैं उसको, तो क्या कैरेक्टर आपने उनका सोचा हुआ है? वह तो एक माइंड में एक एंगल एज अ राइटर आप सोचते ही हैं, माशाल्लाह क्रिएटिव लोग हैं। ये मैं बता तो क्या एंगल होगा आप ये चाहते हैं मैं बता दूं ताकि जो सुन रहे राइटर वो फौरन लिख लें? नहीं, मैं मतलब थोड़ा सा एंगल, वो तो इस तरह की बात बता दें। एंगल सिर्फ एक ही है कि जितने भी रोल आज तक ड्रामे में किसी लड़की ने किए हैं जी, वो उनसे मुख्तलिफ होगा। ये मेरा चैलेंज है। अच्छा, तो वो जिस दिन भी मौका मुझे मिलेगा, मैं हुमायूं सईद साहब के पास, मैं उनकी फिल्म लिख रहा हूँ। अच्छा। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी बात करवाएं। हुमायूं सईद साहब से बात याद आई, हाँ जी, कि उन्होंने उनके साथ भी बहुत काम किया हुआ है। जी हाँ, वो ड्रामा में किया है ड्रामा के। तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर अपनी उस बात पर कायम है कि ऐसा रोल हो जो अच्छा हो तो मैं करूँगी, तो मेरा चैलेंज है वो मेरा रोल सुन लें। सही हो गया। तो ये बात तो होगी जी। अच्छा, अब आते हैं कि महानूर बलोच के इन ड्रामों के बाद जो फिल्में उन्होंने की और ज़िंदगी जिस तरीके से गुजारी वो आपके सामने है। लक्स अवार्ड भी उनको 2013 में मिला, 12 में या 13 में, लेट मिला। वरना ऐसी लड़की को मेरे अपने हिसाब से जब उन्होंने मॉडलिंग शुरू की थी तो लक्स अवार्ड के जो एक मेयार है उस हिसाब से उस लड़की को उसी वक्त अवार्ड मिल जाना चाहिए था। तो कब मिला सर अवार्ड? 2012 में। सही, बहुत देर से मिला। ऐसी लड़की को तो पहले साल मिल जाना चाहिए। सारे अवार्ड जो है मेरे हिसाब से उसको मिल जाने चाहिए थे जितने हैं पाकिस्तान में। हाँ जी, लेकिन मेरे ख्याल में उनको लक्स स्टाइल अवार्ड के अलावा और कोई अवार्ड नहीं दिया गया। सही हो गया। अच्छा, उसकी वजह अब तो फिर ये भी हो सकती है कि लॉबिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब इस तरफ आते हैं कि आप देखें 30 साल पहले की जो महानूर बलोच है, आप उसको देख के जो आपके तसरात आते हैं, हाँ जी, आज की महानूर बलोच को देख लें तो फिर भी वही आते हैं। बिल्कुल। ये 30 साल के गैप को उसने बीच में से निकाल दिया। किस तरह से? कैंची से काट दिया उसने। किस तरह से सर? सर मैं आपको बताता हूँ। सर ये जेनेटिकली होता है? नहीं सर, कई लोग होते हैं, मतलब मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। जेनेटिकली नहीं होता जी। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी फिजिक ऐसी होती है, उनको हम उम्र चोर कहते हैं। लेकिन उम्र जो है उनकी फिर भी नजर आती है। हाँ, कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यार ये हाँ, एजिंग हो गई है। अब महानूर बलोच को देख लें, महानूर बलोच के वो 30 साल नहीं पता चलते। तो ये जेनेटिकली नहीं है सर। अगर जेनेटिकली हो तो फिर देखें ना, जो हसीन आदमी हो उसके सारे बच्चे हसीन हो, ऐसा नहीं होता। हमने ऐसा देखा है कि माँ बाप को ख़ास शक्ल के नहीं बच्चे बहुत हसीन होते हैं। तो अब हम 5 भाई थे और मैं सबसे छोटा। ठीक है।
तो एक ही बाप का खून है, एक ही माँ का खून है, जी, लेकिन जो जंगरी मेरे पास है किसी भाई के पास नहीं थी, मतलब नहीं अभी तक। नहीं थी ही नहीं। हम चारों भाई चले गए दुनिया से, अच्छा। तो लेकिन किसी के पास वो जंगरी नहीं थी। और बड़ी एज में गए हैं मेरे भाई जो थे, काफ़ी एजड थे। 104 साल की उम्र में मेरे वालिद साहब फौत हुए। तो कहने का मकसद ये, मैं ये नहीं मानता कि जेनेटिकली होती है। इसमें जो मैंने जो अपने हिसाब से जो रिज़ल्ट निकाला है वो ये है कि आपका एक अपना माइंड सेट होता है। जब आप ये सोच लेते, मैं आपको बड़े नौजवान दिखाऊंगा जो बूढ़े हैं, और कई बूढ़े दिखाऊंगा जो नौजवान हैं। ये बात होती है माइंड सेट की। आप जब एक माइंड में सेट कर लेते हैं कि मैं नौजवान हूँ और उस पर कायम रहते, तो आप नौजवान रहेंगे। कुछ सर राज की बातें भी तो होती हैं ना, कुछ जो हमारी यूथ देखती है प्रोग्राम, राज जो भी लोग देखते हैं, उनके लिए कुछ 4-5 पॉइंट्स बताएं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करें जिससे वो हमेशा एक मतलब यूथ की तरह लगें, यंग लगें और पहले सबसे पहली बात जी सर इस सिलसिले में कि दीन का इल्म हासिल करें। मेरी खुशनसीबी ये है कि मैंने मिडिल जो किया एक इस्लामी मदरसे से किया। उसके जो हेड मास्टर थे वो हाफिज़ कुरान थे। इस सिलसिले में मैं जो टिप्स दे सकता हूँ अपने अवाम को, उसमें मेरा ईमान है, नंबर 1 बात, दीन का इल्म ज़रूर हासिल करें। दीन का इल्म इसलिए हासिल करें कि दीन से आपको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। मसलन अल्लाह ताला ने जगह जगह फरमाया कि होता वो है जो मैं चाहता हूँ, और जो मैं चाहता हूँ वही अच्छा होता है। इसमें आम लोग कहते तो ये इसमें अल्लाह की हिकमत होगी, लेकिन हम गौर व फिक्र नहीं करते। जिंदगी में कोई भी आपके साथ हादसा हो जाए, जब वो हादसा हो जाए उस पर सब्र और शुक्र 2 चीज़ें इस्तेमाल कर। सही हो गया। इसलिए आप फर्ज करो आप आए हैं जी, आप गाड़ी पे आए हैं जी, आपकी गाड़ी को खुदा न खासा रास्ते में किसी भी वजह से आग लग गई और आप बड़ी मुश्किल से बचे, गाड़ी आपकी आंखों के सामने जलकर राख हो गई, आपका 15-20 लाख रुपए का या 40 लाख रुपए का नुकसान हो। बिल्कुल। इस पर आप सारा दिन रोते रहें और सारा दिन सर झुकाकर सोचते रहें, सारा दिन डिप्रेशन रहें, महीना रहें, 2 महीने रहें, 6 महीने रहें, साल रहें, गाड़ी वापस नहीं आएगी। वो आग जो जला के चली गई जला गई। बिल्कुल। गाड़ी नहीं लेनी पड़ेगी आपको। ऐसे ही अगर आप नहीं लेने के काबिल, कोई बात नहीं, आप ये समझें कि ये अगर गाड़ी न जलती तो ना जाने मेरा क्या नुकसान हो जाता। अल्लाह ताला ने मुझे इससे बड़े नुकसान से बचाया है जी। आप देखें दीन के इल्म मैं क्यों कहता हूँ ज़रूरी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने उनसे शर्त ये रखी थी कि तुम मेरे से सवाल कोई नहीं करोगे। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है। वो जा रहे थे तो आगे के मासूम बच्चा गली में खेल रहा था। हाँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी गर्दन दबा के उसे मर्डर कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले भी सवाल कर चुके थे, बर्दाश्त न कर, कहते ये आपने क्या जुल्म किया। हाँ। एक मासूम बच्चे को नाक का आपने कत्ल कर दिया। तो उसने कहा बस अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अब यहाँ से जुदा है। फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ये वो बच्चा है जो इसका बाप इंतहाई नेक और साले और वली आदमी था। ये बच्चा बड़े होकर कुफर भी करता और बदकारी भी करता, जो अल्लाह को मंजूर नहीं था कि इसके बाप को लोग ये कहें कि ये कितने अच्छे बाप का कितना बुरा बेटा है। इससे सबक जो मिलता है वो ये मिलता है कि हम अक्सर जब किसी माँ का जवान बेटा एकदम हादसे में मर जाता है और इकलौता होता है, मैंने हमेशा सुना हाय हाय इतना बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, हाय हाय बड़ा जुल्म हो गया। ये कहना भी कुफर है। अल्लाह कभी जुल्म नहीं करता, हमेशा इंसान अपने आप पर खुद जुल्म करता है। उसका मर जाना ही बेहतर था। अब ये जब आप सीख जाएंगे ना सब्र करना और शुक्र करना और हादसे को अल्लाह की रज़ा समझ के कबूल कर लेना, क्योंकि शुक्र यही अल्लाह ताला ने कलाम पाक में 5वें सिपारे की आखिरी आयत है, मा यफ़अलुल्लाह बिअज़ाबिकुम। अल्लाह कहता है मुझे तुम्हें अज़ाब देकर क्या मिलेगा। फ़इन शकरतुम व आमनतुम, 2 ही बातें रखी, अगर तुम शुक्र करना सीख जाओ और ईमान ले आओ। वाह क्या बात। अब शुक्र क्या है? शुक्र यही है कि अल्लाह जो करता है वही ठीक करता है। बेशक। हम अपने आप को अपनी लाइफ को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। मसलन आपकी ख्वाहिश है मैं बड़ी गाड़ी ले लूँ, मैं ये करूँ, बड़ी कोशिश करते हैं, नहीं करते, नहीं मिलती। आप कहते हैं यार मेरे साथ अल्लाह ने इंसाफ नहीं किया, मुझे ये नहीं किया। तो यार ये नौजुबिल्लाह कहना कि अल्लाह ने इंसाफ नहीं किया, जो सरापा इंसाफ है। तो ये जब आप सीख जाएंगे, क्योंकि आप जब थकते हैं
आपकी टांगें थक रही होती हैं, बाजू थक रहे होते हैं। हाँ जी। आप जहन में रखें, ना आपके बाजू थकते हैं ना टांगें थकती हैं, आपका माइंड थकता है, और फिर आगे से वो क्योंकि ट्रांसफर कंट्रोल होते हैं। जिसम को माइंड करता है, जी। ऑर्डर सारे वही देता है। हम्म। तो जिस वक्त वो थक जाता है, आपका जिस्म थक जाता है, क्योंकि उसका कंट्रोल वो नहीं रहता जो आपको वैसे जो चौंका के या टेंशन, अलर्ट डिप्रेशन, रखता है। एंजाइटी, ये सब चीजें यहाँ से क्रिएट लिहाजा होती हैं। जब आप अपने माइंड में इन हादसों को नहीं आने देंगे और सब्र और शुक्र करके झटक देंगे हाँ। कि यार जो हो गया वो हो गया, तो आपकी यंगरी हमेशा कायम रहेगी। और मतलब ये पहला असूल। ये पहला असूल था। जिस दौर में मैं 60,000 रुपये एक कहानी के लेता था, उस दौर में एक रात में 14 लाख रुपया का नुकसान हुआ मुझे। एक रात एक रात सर, क्यों? वो मैंने एक प्रोड्यूसर से वादा किया था कि मेरे दोस्त को फिल्म दे दो, अच्छा। अगर तुम्हें रिलीज पर जितने पैसे कम होंगे मैं दे दूंगा। जुबानी बात की। ओके। और उसने वो बात, जिस वक्त वो फिल्म रिलीज हुई तो बजट से 14 लाख रुपया ज़्यादा थी। तो पत्तों की में मैंने 1 एकड़ ज़मीन मेन रोड मुल्तान रोड पर लेकर 4 दीवारी बनाई थी। वहाँ मैं मिल बनाना चाह रहा था, ज़रा मेरा शौक देखे। अच्छा, किस चीज़ की मिल? कोई भी मिल बनाता मैं। कहते नहीं कि कदी इनू मिल ते कदी ओनू मिल। ऐ भी कह सकते हो। ऐ बड़ा अच्छा वैसे प्रोग्राम है ये, आज भी उस मिल कायम हो सकती है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਿਲ ऑनर है जी। हाँ जी। किस चीज़ की मिल है? वो कहते तो कदी इनू मुझे मिल ते ऑयल कदी मिल ओनू। लगाने का शौक था। किस चीज़ की? ऑयल? ऑयल मिल, ये जो ओके। बिनौले के तेल निकालते हैं। अच्छा खैर, वो सर जिस वक्त वो आया उसने मुझे कहा कि आपने वो बात कही थी। अच्छा। उसका नाम मोहम्मद सलीम है, जिंदा है आज, अच्छा। सुन भी रहा होगा शायद। हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा आपने वो कहा था? मैंने कहा बिल्कुल कहा था। कहता जी फिर वो 14 लाख रुपया। मैंने वो रजिस्ट्री पकड़ी, मैंने कहा ये ले, 14 लाख रुपए की मेरी ज़मीन है। उसने ली, वो मेरा चेहरा देखता रहा और कभी आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगा। अच्छा जी। और वो आपको बताएगा कि लोग पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहते हैं यहाँ बड़े बुरे लोग रहते हैं। कहते हैं मैंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक आदमी के साथ डील किया, ज़ुबानी बात थी, फिल्म का प्रोड्यूसर भी मैं था, और उसने मुझे पैसे दे दिए। वाह, क्या बात। तो ये कोई मामूली हादसा नहीं था, लेकिन मेरे चेहरे पर शिकन नहीं आई। आपको अल्लाह पे यकीन? मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा मैं तो क्लर्क था यहाँ यार, 188 रुपये का मैं कौन सी प्रॉपर्टी लेकर आया था, या मैं कोई सरदार का बेटा था या वडेरे किसी का बेटा था। 188 रुपये का क्लर्क आदमी, वो फिर इतना अमीर हो गया, अपनी कोठी भी थी, अपनी गाड़ी भी थी, ज़मीन भी ले ली 1 एकड़। तो अल्लाह ताला ने सोचा होगा कि मैं जो रिज़ल्ट निकाला कि मैं शायद गुमराह हो जाता, मैं शायद भटक जाता, जब मैं मिल ओनर हो जाता, मैं अय्याश हो जाता, तमाशबीन हो जाता, औरतें रखता, पता नहीं क्या करता, मेरी औलाद ख़राब हो जाती। अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरा असूल हो गया। तीसरा असूल जी, अपने माइंड को मजबूत रखें। जब कोई आपसे आदमी कहे यार सुनाओ की हाल है यार, कोई ये क्यों कहे कि यार नासर तुसी आजकल कमज़ोर लग रहे, मेरे जो कहते हैं ना ये कमज़ोर लग रहे, तो मैं उन्हें इन्ने गुस्से नाल वेंदा दोबारा नहीं कहता मैंने, यार हु आर यू कि आप मेरे ऊपर डिस्कस करें। मैं तो बड़े लोगों की महफिल में नहीं बैठता जो उम्र से बड़े होते हैं, मैं अपने से छोटे लोगों के साथ बैठता हूँ, मेरी दोस्ती भी उनके साथ है। आप यकीन करें कि मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे पोते हैं, वो भी मुझे अब्बू कहते हैं। वाह। जो मुझे दादा कहता है मैं उसकी बात को सुनता ही नहीं हूँ। ना करें रियली, आप मेरे बच्चों से मिले, इंटरव्यू करें, अब्बू कहते हैं। वाह। जितने भी हैं बच्चे, बाप भी अब्बू कह रहा होता है और बेटा भी अब्बू कह रहा क्या होता है। बात है। नहीं नहीं, ये खूबसूरत बात तो है। ये जो बात है ये कि असल में जब आप समझते हैं, अब मसलन सोचना शुरू कर दिया यार मेरा दोस्त वो भी मर गया, वो भी मर गया, वो भी मर गया, तो यार फिर हुण तो मेरी बारी है। हाँ। अच्छा, ये कभी सोच आई है? मुझे नेवर, कभी भी नहीं इस तरह का हुआ कि यार ये भी चला गया, वो भी चला गया, ये भी चला गया, और शायद मेरी बारी। मेरे वालिद साहब चले गए, वालदा चली गई, 4 भाई चले गए, 2 बहनें चली गई। मेरे क्लास फेलो जितने हैं उनमें 2 जिंदा हैं, और वो दोनों जो हैं वो अपनी टांगों पर नहीं चल सकते, ना वो गाड़ी चला सकते। लेकिन मुझे इसलिए कभी सोच नहीं आई कि मेरा दिन एक मुकर्रर है। अल्लाह ताला कहता है कोई शख्स मर नहीं सकता मेरी इजाज़त के बगैर, और वो किताब में लिखा हुआ है। तो जब वो दिन है वो तो अभी भी आ सकता है, या मैं बात करते करते तो पता ही नहीं, अल्लाह ताला को पता है। तो लिहाजा उसके बारे में सोच कर परेशान होना ये कोई बात नहीं। ये कुछ बातें हैं जी जिन पे आप गौर करें, और अगर आप इसको फोकस करके और आखिरी बात है जी सर, माँ नूर भी ये बात सुन के मेरी बात को तस्लीम करेगी कि जितने भी लोग इस किस्म के यंग होते हैं मेरे समेत जी, वो हद से ज्यादा रोमांटिक होते हैं। रोमांटिक हाँ, देखें जान तो मैं गया हूँ आपको। और वो
आप रोमांटिक का मतलब गलत ना लें। नहीं, मैंने गलत नहीं लिया। रोमांटिक का मतलब क्या है? रोमांटिक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपसे मैं प्यार करूं। हाँ, रोमांटिक का बेसिक मतलब ये है कि लोग मुझसे प्यार करें, और माइंड ये सेट होता है कि मैं इस काबिल हूं कि लोग मेरे से प्यार करें। क्या बात है। मैं उस एज में नहीं हूं या मैं उस मकाम पर नहीं हूं कि अगर मैं किसी को प्यार करूं तो मुझे जवाब प्यार से नहीं मिलेगा। नहीं, मैं प्यार के काबिल हूं, ये यकीन होता है। और इस यकीन के साथ आप गुफ्तगू करेंगे तो आप यकीन करें, आप कभी बुढ़ापा आपके करीब नहीं आ सकता, उम्र आपकी कितनी भी बड़ी हो। क्या बात है। हम उम्र से कोई मसला नहीं है। तो ये जो महानूर बलोच है, मेरा अपना आइडिया ये है कि वो बहुत रोमांटिक लड़की है। उसने हर जगह हुस्न को तलाश किया है, और हर जगह ये इस महफिल में बैठी है, वो ये सोच कर बैठी है कि मेरे जैसी कोई नहीं। वाह। जो देखेगा मुझे मेरे प्यार करेगा। तो मैं जब भी आपके पास आता हूँ मुझे पता है आप मुझे प्यार करेंगे। जिससे ना मुझे प्यार नहीं करते, मैं तुम्हारे सलाम का जवाब भी नहीं देता। बिल्कुल सही। और ना मैं दूंगा, मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा। ये इसी तरह। लिहाजा मेरे साथ प्यार। ये साथ हम धमकी दे रहे हैं मुझे आप? ये धमकी दे रहा हूँ बिल्कुल। ठीक हो गया सर। तो इसका अखस फिर एंड पे क्या करना चाहते हैं आप सर, कि महानूर बलोच के लिए कुछ? सर कुछ मैं महानूर बलोच को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान उसका अपना मुल्क है। वो कनाडा के पासपोर्ट उसके पास मान लिया, अमेरिकन मास लिया, लेकिन उसका मुल्क अमेरिका नहीं है, उसका मुल्क कनाडा नहीं है, उसका मुल्क पाकिस्तान है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने उसको इज्जत दी, एहतराम दिया, शोहरत दी। और मैं समझता हूँ कि उसको अपना हुस्न जो है ये शोबस के लिए वक्फ कर देना चाहिए। उसको उस वक्त तक काम करना चाहिए जब तक हम उसको काम देते रहें। हाँ, ये उसका राइट है कि चूज़ी काम करे, बिल्कुल, लेकिन ज़रूर करे। क्योंकि मैं भी उसका, हालांकि मैंने उसका कोई ड्रामा नहीं देखा, लेकिन कभी कभी खबर आती थी टीवी पर, मैं महानूर बलोच की तस्वीर देखता था, तो मैं भी मिस करता हूँ आज भी कि महानूर बलोच का ड्रामा हो तो मैं देखूँ। क्या बात है। अच्छा, एक बात की मुझे बड़ी हैरानी भी है, तज्जुब भी है, और कुछ मुझे शक भी है। क्या सर? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वहीद मुराद आए हमारी इंडस्ट्री में, लड़कियों का क्रश थे वो जी। तो लड़कियों ने उनकी जो गाड़ी तो लिपस्टिक से लाल कर दी। शायद हमीद हमारे एक्टर आए, उनके साथ लड़कियां उनके साथ गाड़ी घर तक लेके जाती थी, उनको देखने जाती थी जी। इसी तरह लड़कियां आई, नादरा आई, नीली आई, अंजुमन आई, सहमा जी आया, और रेशम आए, रीमा आई, उनके भी आशिक पैदा हुए। बिल्कुल। महानूर बलोच का फेस जो था या जो उसकी अट्रैक्शन थी, इसमें मीरा जी भी थी हमारी इंडस्ट्री में, उनके पीछे भी बड़े इस किस्म की बातें हुई। इसी तरह यार, महानूर बलोच जैसी लड़की जिसको मीडिया ने इतना उछाला, इतने अवार्ड दिए, और नो डाउट कि वो मोस्ट अट्रैक्टिव फेस था वो जी। और एजलेस थी, आज भी है। तो इतना वो मर्दों का, लड़कों का क्रश थी, जैसे आपने कहा कि वो हर एज का क्रश थी जी। अब एक हमारी हीरोइन थी नाजली, उसके इश्क में नन्ना मुब्तला थे, अल्लाह उनको खैर रहमत करे, और उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। तो मशहूर ये था कि उन्होंने ख़ुदकुशी की, और जो डिटेल मुझे पता चली वो ये थी कि फ़ोन कर रहे थे कि देखो, अगर नाजरी से बात कर रहे थे कि तुमने अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा, तो आगे से उसने कहा कि कहते सारे मरता कोई नहीं। तो फिर उसने फ़ोन पे कहा कि अच्छा फिर गोली की आवाज़ सुनना, और फिर उन्होंने वो गाली यूं नाली रख के तो घोड़ा दबा दिया, और यहाँ से गोली पार हो गई, डेथ हो गई। ये एक जो शुनीद बात है। इतनी बात ज़रूर है कि उन्होंने खुदकुशी की थी। तो कहने का मकसद ये है कि उसमें लड़की ने कोई लिफ्ट नहीं दी, खुद हसीन थी, उसको नहीं। वैसे भी एक जो मशर की लड़की है, और हर बाकिरदार लड़की की खूबी यही होती है कि शादी के बाद वो दुनिया का हर मर्द उसके लिए गैर मर्द हो जाता है, वो ठीक है। लेकिन मर्द तो अपना इश्क करते हैं ना, मर्दों ने भी नहीं किया। ये एक राज है जो मेरी समझ से बाहर है। ये एक मेरा सवाल है जो सवालिया निशान है और राज है। इस राज से अगर आप पर्दा कभी उठा सके किसी प्रोग्राम में तो मुझे बता देना कि इसकी क्या वजह थी, या मज़ीद रिसर्च कर लेना जी। मैंने जितनी रिसर्च की है, मुझे नॉट इवन ए सिंगल मतलब कोई ना औरत मिली है ना कोई। आप देखें ना, शबनम के साथ औरतें आई कि हम इसको छू के देखना चाहते हैं, तो ये शबनम से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। तो ऐसी कोई लड़कियां भी नहीं आई जिन्होंने कहा कि हम महानूर बलोच को छूना चाहती हैं। तो ये जो एक है ना खला, ये मेरी समझ से बाहर है। मतलब ये आपको मैंने सामने रखा है, और मेरे सामीन भी सुन रहे हैं, नाजरीन भी सुन रहे हैं,
अगर उनकी समझ में कोई बात आ जाए तो वो भी मुझे बता सकते सही हो हैं। गया। इख्तिताम जनाब होगा इस बात से कि एक उनका क्रेडिट और भी है जो मैं भूल गया था जी सर। कि मानूर बलोच ने एज ए डायरेक्टर भी काम किया जी। और पतझड़ के नाम से एक ड्रामा बनाया और वो ड्रामा भी बहुत अच्छा गया। वेरी नाइस। मतलब ज़िंदगी की हर फील्ड में उन्होंने कदम रखे और कदम जमाए और खूब जमाए, लेकिन वो दूर रही हर एक चीज़ से। क्या बात। और मैं समझता हूँ ये एक कमाल क्रेडिट है कि वो 30 साल में अपने दामन को तर किए बगैर पाक दामन होकर चली गई। क्या बात है, माशाल्लाह, अल्लाह उनको इसी तरह रखे जी, और हमें भी इसी तरह की तौफीक अता फरमाए कि हमारी भी ज़िंदगी में हम जब जाएं तो हमारी लोग अच्छी बातें करें। उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप नेक्स्ट किस पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल सिद्दीक को और नासिर अदीब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।